नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया। पहले राज्यपाल का अभिभाषण और उसके बाद वो हुआ जिसकी आशंका या संभावना थी। जोरदार हंगामा, नारेबाजी, आरोप प्रत्यारोप और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो शुरुआत हुई है वो जोरदार हंगामे के साथ हुई है। वहीं सत्ता पक्ष के तेवर भी तीखे दिखाई दिए हैं। आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा, इसको समझेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है। राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों को सदन के पटल पर रखा तो अभिभाषण के बाद विपक्ष ने मंत्री संदीप सिंह के इस्तीफे पर जमकर हंगामा किया। जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते कोई भी आरोपी करार नहीं दिया जा सकता। इसलिए बहुत सारे कांग्रेस विधायकों ने हंगामे के बाद वॉकआउट कर दिया, लेकिन कुछ मिनटों में ही कांग्रेसी विधायक सदन में वापस लौट आए। जांच हो रही है, दोषी साबित नहीं हुआ है, लेकिन इन बीजेपी अध्यक्ष उन्होंने अपनी मीटिंग में नहीं बुलाया ये कहकर जब तक ये जांच साफ नहीं होगी हम मीटिंग में नहीं बुलाएंगे। तो मेरा मुख्यमंत्री से आप अनुरोध है, या तो अपनी इच्छा अनुसार इस्तीफा दे दें या इस्तीफा दे दें। विपक्षियों का हंगामा देख मुख्यमंत्री मनोहर लाल सीट से खड़े हुए और विपक्ष को दो टूक जवाब दिया। समझता हूं कि ये जो है कि किसी के ऊपर आरोप लगने के बाद उसको आरोपित करार दे देना। एफआईआर तो होती है, बहुत सारी एफआईआर हुई है, बहुत सारी एफआईआर हुई है, बहुत सारे जो बहुत सारी इंक्वायरी चल रही है, बहुत सारे लोग नहीं आऊंगा, ठीक है, नहीं आएंगे। इस्तीफा लेंगे क्या वो देगा कि नहीं देगा, एक ही जवाब। नहीं लेंगे, नहीं लेंगे इस्तीफा, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे इस्तीफा, जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते तब तक कोई इस्तीफा लेने का मकसद नहीं है। मंत्री संदीप सिंह पर विधानसभा में बरपे हंगामे के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया है। ऐसे में सवाल यही कि पहले दिन की तरह आगे भी सदन में ऐसे ही हंगामा बरपा तो मुद्दों पर चर्चा कब होगी। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चर्चा के लिए कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह गहलावत भारतीय जनता पार्टी से, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोक दल से और केवल ढींगरा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले विजेंद्र रेड्डी जी के पास चलते हैं, तब तक बाकी मेहमान जुड़े हैं। विजेंद्र जी, आपका स्वागत करते हुए मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि संभावना यही थी कि सत्र ऐसा ही शुरू होगा, हंगामेदार, जोरदार? हाँ बिल्कुल वरुण जी, देखिए सरकार की नीयत पहले से ही स्पष्ट थी। जैसा प्री बजट की भी हमारी डिबेट हुई थी उसमें साफ जाहिर होगा था कि सरकार किसी भी प्रकार से जन हितैषी नीतियों के ऊपर बात करने वाली नहीं है और किसी न किसी रूप से हंगामा खड़ा करके इस 2-3 दिन के जो बजट का स्तर है इसको निकालने का काम करेंगे। इसे सब ये हंगामा तो विपक्ष कर रहा है ना, ये सरकार भी कर रही है। नहीं, सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही? जब सरकार को जवाब देना चाहिए। देखिए अभी आपने क्वेश्चन किया, मैं बहुत बड़ी बात कर दूं। अभी आप सुना रहे थे, मैं बड़ा ध्यान से देख रहा था रिपोर्ट। इसमें ज्ञानचंद गुप्ता जी जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो बार बार जोर देकर के कहते हैं कि इस्तीफा नहीं लेंगे, इस्तीफा नहीं लेंगे। जबकि विधानसभा अध्यक्ष का रोल क्या होता है? दोनों पक्ष और विपक्ष को सिर्फ मेंटेन करना, उनकी एडजस्टमेंट करना। विधानसभा अध्यक्ष इस तरह की कोई बात नहीं कह सकता कि हम इस्तीफा नहीं लेंगे, नहीं। क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष सरकार नहीं होती है। मुख्यमंत्री बार बार करे कि इस्तीफा नहीं लेंगे, वो ठीक है, हम मानते हैं वो कहीं कुछ भी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को पक्षपात की भावना से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी बात बोलूंगी, देखिए जो सामाजिकता क्या कहती है, सामाजिकता ये कहती है कि जिस प्रकार से आज जो है राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होगा, राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ बंडारू दत्तात्रेय का, उन्होंने अपने अभिभाषण में सारी सरकार की बढ़ाई की है। सब जानते हैं कि सरकार के द्वारा बना करके वो दिया जाता है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन सरकार का फर्ज क्या बनता था? सरकार का फर्ज बनता था जो बजट 2022 में सरकार के द्वारा अनेकों प्रकार की लोक लुभावनी घोषणाएं की गई थी, पहले उनका लेखा जोखा प्रस्तुत करे सरकार बजट में। क्या जनता को गुमराह करके इस तरह की एक लुभावना बजट पेश करते हैं और अगले बजट तक इससे क्या कहा गया था वो जनता को बताने का काम नहीं करते। उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए सरकार की कि जो आपने घोषणा की थी और उसके बाद इलेक्शन हुए, हमारे नगर परिषद के इलेक्शन हुए, पंचायतों के इलेक्शन हुए, उन झूठी घोषणाओं के ऊपर वोट लेने का जो सरकार काम करती है, ये प्रथा प्रदेश में बंद की जानी चाहिए, जो कि सरकार नहीं करती है। इसलिए जो बजट है वो बिल्कुल सत्यता के आधार पर होना चाहिए, सत्य होने चाहिए।
आवश्यकता के आधार पर बजट पेश किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से कल वरुण जी कर्मचारियों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ और ओपीएस की डिमांड रखी गई, सबसे पहले तो संदीप जी के इस्तीफे की डिमांड रखी गई थी। ये ठीक है कि इस्तीफा ना लो, कोई बात नहीं लेते, लेकिन जब संदीप सिंह जी पेहवा में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए भेजे जाते हैं चीफ गेस्ट के तौर पर, तो ये तो गलत बात है ना। हमारा बड़ा मान सम्मान का राष्ट्रीय ध्वज और एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर प्रदेश में महिला कोच के साथ छेड़छाड़ी का आरोप हो और उसको एफआईआर दर्ज हो चुकी हो, ऐसे मंत्री को कम से कम सरकार सार्वजनिक कार्यक्रमों में तो नहीं भेजना चाहिए। ये बहुत ही मतलब सरकार की जो है ना इतनी गंदी हरकत मैं कहूंगा कि ऐसे तो बचना चाहिए था। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी कहते हैं कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम संदीप जी को मीटिंगों में नहीं बुलाएंगे, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी उसी से राष्ट्रीय ध्वज का जो है ध्वजारोहण करवाने का काम करते हैं। इनके अंदर की जो है कार्रवाई आप देखने का काम करें, इस प्रकार से चल रही है। चलिए मैं एक बार जवाब लेता हूँ, मैं आता हूँ आपके पास सर, लौटूंगा। भूपेंद्र सिंह गहलावत हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। गहलावत साहब, ये शुरुआत जिस तरह की हुई है, मुश्किलें दिख रही हैं आपको? बड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला है बजट सत्र जिस तरह से आज हंगामा हुआ है। देखिए, ये तो मैंने पहले ही डिबेट कि कांग्रेस के पास बोलने के लिए और सार्थक बहस करने के लिए कुछ भी नहीं है। या तो ये शोर शराबा करके बाधा डालेंगे या वॉकआउट कर जाएंगे। ये ऐसा इनको क्यों करना चाहिए? पहले दिन तो अभी भाषण ही हुआ है गवर्नर का और उस पे इन्होंने शोर शराबा कर दिया। अभी तो बजट आया भी नहीं है और ये जो इस प्रकार की बाधा डालने की बात करते हैं, फिर ये कहेंगे कि समय कम मिला। अब जब समय मिला हुआ है तो सार्थक बहस ये कर नहीं रहे, सार्थक बातें नहीं करते और ये अच्छी बात नहीं है। इनको सार्थक बहस करनी चाहिए, शोर शराबा करने से कोई फायदा नहीं होता। और किसी तरह के आरोप लगाते हैं, आरोप तो लोकदल के नेता पर भी हैं और आरोप कांग्रेस के उस पर भी हैं। किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, कांग्रेस के नेता पर तो 6 आरोपों में जमानत पर है। कोई आरोपित जब तक सिद्ध नहीं होता, जब वो नहीं इस बात पर इस्तीफा देते तो दूसरों के, इसका घर अपना शीशे का होता है, दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। इस वाहियात की बात ये करते हैं और ये इनके लिए 2 नियम हैं। अपने लिए ये कुछ करते हैं, आरोप तो लोकदल के ऊपर भी लगा हुआ है, आरोप कांग्रेस के ऊपर भी लगा हुआ है, सोनिया और राहुल के ऊपर भी लगा हुआ है। ये इस्तीफा दे, पहले ये इस्तीफा देकर के आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपोजिशन लीडर से इस्तीफा दे और विधानसभा से इस्तीफा दे। हमारे भी जो जिसके ऊपर आरोप है फिर हम भी सोचेंगे, लेकिन वो तो सारे आरोप 6 केसेस में जमानत है और वो तो चौड़ी छाती करके घूम रहे हैं दूसरों। गहलावत साहब, सत्र कैसे चलाएंगे आप? नहीं, सत्र तो चलेगा, सत्र तो चलेगा। ये वॉकआउट कर जाएंगे और क्या होगा? ये तो इनकी आदत है। ये तो कोशिश करेंगे सत्र ना चले, लेकिन सत्र तो चलेगा, इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। सत्र तो ये बाधा डाल सकते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सार्थक चर्चा करें, लेकिन इनको सार्थक चर्चा तो करनी नहीं आती। ये तो बिगड़ डालते हैं। ये लोकदल के जो आदमी कांग्रेस में चले गए, ये तो पेड़ काटने वाले, सड़कें खोदने वाले, अव्यवस्था फैलाने वाले, ये वो लोग हैं। ये वो लोग कांग्रेस में हैं और लोकदल के तो लोकदल में है ही। चलो मैं जवाब लेता हूँ। ढींगरा साहब, ये तो वही हुआ जैसा लग रहा था। सत्र में कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया और बीजेपी कह रही है कि आप चलने नहीं देना चाहते। नहीं, देखिए, जिस तरीके से आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बड़ी बड़ी बातें करती है बीजेपी की सरकार, आज बेटियां यौन शोषण के आरोप मंत्रियों पर लगा रही है, एफआईआर दर्ज होती है और उसके बावजूद भी मंत्री को बर्खास्तगी नहीं करती। इसका मतलब बेटी के ऊपर विश्वास नहीं है इनको। उन बेटियों के ऊपर विश्वास नहीं है जो बेटियां मंत्रियों के ऊपर ये इल्जाम लगा रही हैं कि उनको उनके अपने घर पे बुलाकर उनका यौन शोषण करने का काम कर रही है ये मंत्री। उनके ऊपर भी ये मंत्रियों पे यकीन कर रहे हैं, प्रदेश की जनता पे और महिलाओं पे और बेटियों पे यकीन नहीं कर रहे। ये है असली मुद्दा। और ये इधर उधर की बात करके हम वॉकआउट कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। अरे भाई, वॉकआउट का मुद्दा कहाँ है? प्रदेश की इज्जत का सवाल है, बेटियों की इज्जत का सवाल है, महिलाओं की इज्जत का सवाल है। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े नारे जो दिए थे वो फेल हो गए क्या? उनको मानते नहीं क्या आप?
उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप। इतनी बड़ा मामला हुआ, वो महिला कोच है, उनको कोच के साथ इस तरीके का व्यवहार अगर मंत्री करते हैं तो उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। हमारे टाइम पे भी अगर कोई इस तरह की कोई भी घटना हुई है तो मंत्रियों की बर्खास्तगी हुई है। ढींगरा साहब, सत्र चलेगा या नहीं चलेगा? जब देखिए यही तो बात है, यहाँ सत्र के चलने के पहले इनको हमारी बात माननी पड़ेगी। हम सत्र का हम घेराव कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं। आज देखिए ओपीएस का कितना बड़ा मुद्दा है, सभी हरियाणा की जनता पंचकुला के बॉर्डर पे इकट्ठी हुई, इन्होंने लाठियां मार मार के महिलाओं के सिर फोड़ दिए। आप देखिए किस तरीके से ये हाल कर रहे हैं। ये प्रदेश में कोई सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्राइम में नंबर 1 हो रखा है, और ये अपनी बात के इधर उधर की बातें करके भाग जाते हैं। ये चलेगा नहीं। विधानसभा का सत्र में इनको पूरा घेरा जाएगा और इनसे मंत्री की बर्खास्तगी करवाई जाएगी। चलिए जवाब दीजिए गहलावत साहब, बर्खास्तगी करनी पड़ेगी ये कह रहे हैं। तो रेडू जी आता हूँ। देखिए, इन्होंने पहले तो ओपीएस का जिक्र किया, इनसे ये पूछो ओपीएस इन्होंने बंद क्यों की थी? जब इनकी सरकार थी 2006 में, इन्होंने उसको बंद करने का काम किया, और जब इनके मुंह से मलाई निकल गई, अब इनको सारी बातें याद आ रही हैं। ये सारे उसका समर्थन करते हैं। इतनी अच्छी स्कीम थी तो बंद नहीं करनी चाहिए थी। दूसरा, मैं जो दूसरी बात इन्होंने कहा, मैं उस पर भी आता हूँ। देखिए, कोई एलिगेशन कोई भी आदमी लगाए, मैं कहता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमारा नारा है, लेकिन हमारी वो बेटी है, उसके हम कोई उसके खिलाफ नहीं बोलते। लेकिन उसने कितने दिन के बाद, और वो भी एक ऐसे आदमी के, ऐसे नेता के दफ्तर में बैठकर एलिगेशन लगाया, जिससे शंका पैदा होती है। अभय सिंह चौटाला के दफ्तर में बैठ के हमारे मंत्री पर आरोप लगाया है, और कितने दिन के बाद उन्होंने 1 साल पहले की बात की। तो ये उससे मुझे ये लगता है कि इसमें कोई शंका की गुंजाइश रह जाती है। मैं उसके कोई खिलाफ नहीं हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारी बेटियों का बिल्कुल हम सम्मान करते हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए हमारी पार्टी वचनबद्ध है। लेकिन कल को कोई किसी पर भी ऐसे ही इल्जाम लगाएगा, जो उसकी प्रक्रिया है, उसकी इंक्वायरी जब तक नहीं हो जाती, जब तक कोई दोषी नहीं हो जाता। कितने लोगों पे एलिगेशन लगे हैं, कोई एलिगेशन लगने से तो कल को ढींगरा साहब। ठीक है गहलावत साहब, मैं आपके पास आता हूँ। विजेंद्र रेड्डी जी, मुझे एक बात बताइए, भाई एलिगेशन तो लगभग सभी पार्टियों के नेताओं पर लगे हुए हैं, तो क्या उन पर पहले कार्रवाई हो जाए, पहले इस्तीफा हो जाए? हाँ, देखिए विरोध जी, मैंने इससे पहले भी आपको स्पष्ट कहा है कि एक एलिगेशन में भी फर्क होता है। एक एलिगेशन होता है किसी और प्रकार का, लेकिन ये बड़ा गंभीर एलिगेशन है। आप याद कीजिए, जो प्रधानमंत्री जी की रैली सोनीपत में हुई थी, और ये जीके का क्वेश्चन बना था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कब शुरू हुआ था, कब दिया गया था, और वो जीके का क्वेश्चन बना, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और आज बेटियां ही सरकार में सबसे ज्यादा असुरक्षित है। अब बेटियों ने इल्जाम लगाया उनके ऊपर शक करके कि भाई जब तक ये सिद्ध नहीं होगा हम इसका इस्तीफा नहीं लेंगे। लेकिन इस्तीफा नहीं लोगे तो कम से कम भूपेंद्र गहलावत जी इतनी तो शर्म कर लेनी चाहिए कि देश के राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए उनको चीफ गेस्ट बनाया जाता है। ये तो बड़े ही शर्म की बात है। आप अपने गुलदस्ते में उसको जो ना अपने ड्राइंग रूम में गुलदस्ता बना करके रखे रहिए, लेकिन कम से कम सार्वजनिक पटल पर देश के राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए उसको मुख्य अतिथि बनाना, ये तो गलत है। ये तो कम से कम नहीं होना चाहिए। ये तो ना करो आप, अगर बेटियों को आप नहीं सुरक्षित कर सकते हो। आज प्रदेश में भी और देश में भी सबसे ज्यादा असुरक्षित बेटियां यदि किसी सरकार में हुई है तो वो इसमें हुई है, और उसका प्रमाण भी है भूपेंद्र जी। हालांकि ये चर्चा बजट की है, हमें बजट पर काम करना चाहिए, लेकिन दुख की बात यह है कि इतने बड़े मुद्दे आप लोगों ने और खड़े कर रखे हैं कि बजट की तरफ ध्यान कर जाता है, उनकी तरफ ज्यादा चला जाता है। भूपेंद्र जी, आपने बेटी बचाओ बेटी का पढ़ाओ नारा दिया, आपका नारा बढ़ गया बेटी बचाओ बेटी मरवाओ, बेटियों की इज्जत को बर्बाद देने। गहलावत साहब, मैं ठीक है, मैं आता हूँ। रेणु जी, गहलावत साहब मुझे एक बात बताइए, क्या फ्लोर पे मतलब कोई बातचीत करके सत्र ठीक से चल जाए, इसकी क्या संभावना करें? क्योंकि बजट को लेकर भाई पूरा हरियाणा तो देख ही रहा है कि ये बजट आने वाला है, लेकिन उससे पहले जो चल रहा है, जो आज हुआ, तो क्या आपको लगता नहीं है कि कम से कम एक रास्ता बीच का निकाला जाना चाहिए? देखिए, एक कहावत है कि सोते को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जाग रहा है वो नहीं जागना चाहता तो उसको नहीं जगाया जा सकता। इनकी तो नीयत में खराबी है।
ये तो ये चाहते हैं कि बाधा डालें, अव्यवस्था पैदा करें। और अगर इनकी मंशा ठीक है तो सरकार तो चाहती है कि बजट पर सार्थक बहस हो और सार्थक बहस होकर के कोई नतीजा निकले। ये तो सरकार की मंशा है। सरकार ने तो इनको समय दिया है कितने दिन का। आप ये बताइए कि 23 तारीख को बजट होने के बाद 17-18 तारीख को फिर से मौका दिया है, अब उसका ये लाभ उठाएं। लेकिन अगर ये लाभ नहीं उठाना चाहेंगे तो बजट तो पास होगा। बजट तो किसी के रोकने से नहीं रुकता, लेकिन मेरे इनको सद्बुद्धि दी जाए ताकि ये उस पर अच्छे से सार्थक विचार होकर कोई इनकी अमेंडमेंट होगी, कोई दूसरी बात होगी। जनता की भलाई की इनको बात करनी चाहिए और इनको विधानसभा के सत्र में विघ्न डालना नहीं चाहिए। दूसरे मेरे साथी जो इनेलो के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी बहुत आरोप लगाए हैं। ये देखिए, आरोप तो जब मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश जी चौटाला, उन पर आरोप था जिसमें उनको सजा हुआ। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए आरोप लगाया था, तब तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और फिर उनकी तो 10 साल की सजा भी होगी, जेल भी काट के आए। देखिए, ये दूसरों को नसीहत देने से पहले अपनी गिरबान में झांकना चाहिए कि आप लोगों के राज में क्या क्या हुआ। तुलना कर रहे हो क्या? और वो तो जो कोर्ट ने भी सिद्ध कर दिया कि कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ। यहाँ एक लड़की के साथ छेड़खानी है, आप इनको बराबर ले रहे हो क्या? बराबर ले रहे हो आप? लड़कों को रोजगार दिया था, उनके घर तक चूल्हा जलाने का काम किया था। और यहाँ क्या किया जा रहा है, बार बार दोहराते हुए मुझे भी शर्म आ रही है, आपको शायद नहीं आ रही होगी, सरकार को नहीं आ रही होगी, लेकिन हमें शर्म आ रही है भूपेंद्र जी। और दूसरी बात क्या, आपने अजय सिंह के कार्यालय में जाकर के वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो पहले मुख्यमंत्री से मिली है, अनिल विज से मिली है, एसपी से मिली है, डीआईजी से मिली है, डीजीपी से मिली है, फिर उसके बाद सहारा बने आवाज को उठाया तो आज वो आवाज उठी कम से कम, नहीं तो आप लोगों ने उसको वहीं पर दबाने सब जानते हैं। चलिए ठीक है, रुकिए, मैं मूल मुद्दे पर आता हूँ। रुकिए गलावत साहब आप भी रुकिए, विजेंद्र रेड्डी जी आप भी रुकिए, दोनों रुकिए। अच्छा रुकिए, मैं मूल मुद्दे पर आता हूँ। केवल ढींगरा जी मुझे ये बताइए कि सरकार कह रही है सत्र में बहुत कुछ करना है, आपके अपने मुद्दे हैं, तो फिर मैं उस प्रश्न पर आ रहा हूँ कि सत्र चलेगा कैसे? देखिए, सत्र हम चलाना चाहते हैं, हम सरकार को स्पष्टीकरण चाहते हैं। सरकार से हम ये चाहते हैं कि जो मंत्री, जो ये पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं है जो अभी बात बार बार गलावत जी कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं है, ये एलिगेशन जो है ये है यौन शोषण का एलिगेशन और इसके ऊपर पर्चा दर्ज हुआ है। जब तक मंत्री की बर्खास्तगी नहीं होती, एसएचओ लेवल का आदमी उनकी किस तरह से पड़ताल कर सकता है? जांच पड़ताल तभी हो सकती है जब मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी हो जाएगी। जब वो नॉर्मल मैन होगा तभी एसएचओ के थाने में जाके उसकी पूछताछ होगी। ऐसे पूछताछ नहीं होती है। सरकार उसको बचाने का प्रयास कर रही है, संदीप सिंह को, और ये सरकार जो है देखिए किस तरीके से हठधर्मी कर रही है। एक तरफ आप बेटी बचाओगे बेटी पढ़ाओगे नारे देते हो, या तो नारा बंद कर दो या आप कहो कि हम बेटियां नहीं बचाते नहीं पढ़ाते। आपने 5000 स्कूल बंद कर दिए, कौन सी बेटियां पढ़ेगी जब 5000 स्कूल बंद हो जाएंगे? बेटी बचाओ का मतलब ये रहा कि चाहे वो कोई हो, चाहे इनके ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, चाहे ये संदीप सिंह हो, और चाहे सेंगर हो, चाहे चिन्मयानंद हो, ये सभी लोग जो हैं ये बेटियों को यौन शोषण के तरफ लेके जा रहे हैं और ये सभी बीजेपी के नेता हैं। इनका जो नारा है, उनको अगर बीजेपी की खट्टर सरकार और मोदी सरकार बचाएगी तो इसका मामला विधानसभा में नहीं उठेगा, तो फिर कहां उठेगा? कौन सी ऐसी जगह जहां पे मामले उठे और किस जगह पे इनकी बात रखी जाए? देखिए, इस समय हालात बहुत प्रदेश के खराब है। राष्ट्रीय जो क्राइम रिपोर्ट है उसके अंदर हरियाणा सबसे नंबर 1 आ रहा है और क्राइम में नंबर 1 आ रहा है हरियाणा, और बेरोजगारी में नंबर 1 आ रहा है हरियाणा। ये कहां बैठे हैं सोए हुए? भूपेंद्र सिंह गहलावत जी भाई वो कह रहे हैं, वो अपनी मांग पर वो कायम है, आप अपने रुख पर कायम है, तो ये गतिरोध टूटेगा कैसे? नहीं, गतिरोध तो टूटेगा, बजट तो पास होगा, किसी के रोकने से बजट नहीं रुकेगा। मैं तो इनको ये कहता हूँ, अगर ये बहस करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, हरियाणा के लोगों को अपनी बात, इनको मौका है, ये बात रखें। इनका आखिर में वही हाल होगा, ये बाहर निकल जाएंगे और ये कहेंगे। और आजकल तो मैं ये देख रहा हूँ इनकी कांग्रेस के लोकदल की भी खिचड़ी पक रही है। ये तो मेरा ध्यान है
जैडू साहब को पता नहीं, ध्यान नहीं, ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला कहते थे कि भूपेंद्र हुड्डा ने हमको अंदर कराने का काम किया है। आज कैसे आपकी खिचड़ी पक रही है, आप कैसे दोनों मिलकर एक ही मुद्दे पर आ रहे हो, कैसे आपकी खिचड़ी पक रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। आप सार्थक बहस करिए, हम आपका जवाब देंगे हर बहस का। ये नहीं है शोर शराबा करने से कोई हल नहीं होता। आपका तो काम ये रह गया, किसानों में जाके किसानों को भड़काते हो, छात्रों में जाके छात्रों को भड़काते हो। आपके पास कहने को कुछ है नहीं, आपका कुछ बचा नहीं है, जनता आपको नकार चुकी है। आप इस तरह की नोटंकी करोगे तो जनता आपको और भी। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं खिचड़ी पक रही है, मुझे तो ये पता करना है कि वो हांडी कहाँ है जहाँ पर पक रही है। विजेंद्र रेड्डू जी, भाई क्या है, आजकल कांग्रेस के प्रति आप सॉफ्ट हो गए हैं और हाँ में हाँ मिला रहे हैं, ऐसा है क्या? अब तो आपके नेता ही बयान दे ही रहे हैं अलग अलग। देखिए, भूपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं इनके पास कुछ बचा नहीं है। मैं भूपेंद्र सिंह जी से ही पूछना चाहता हूँ, हमारा प्रवक्ता साथी है, ये मुझे बताएं 2014 में आपके पास क्या था और 2009 में क्या था, और वो जिन भी थे आपके, जब पूरे हिंदुस्तान में ही आपको मात्र 2 सीट भी नहीं मिली थी, 2 सीट मिली थी, मात्र 2 सीट पूरे हिंदुस्तान में, और हरियाणा में आपकी 6 सीट हुआ करती थी। क्या था आपका? अभी ये समय का परिवर्तन है, समय परिवर्तन हुआ और लोगों ने आपको बड़े विश्वास और भरोसे के साथ आशीर्वाद देने का काम किया था, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश का हर वोटर अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और वो बड़ा पछता रहा है आपको मनोहर 2 दे करके, खास करके जिस प्रकार की आपने हरकतें कर रखी है प्रदेश में, चाहे वो ओपीएस का मामला हो, चाहे वो अग्निपथ का मामला हो, चाहे वो किसानों का हो, और चाहे सबसे बड़ा चीज जो की टैंकरिंग सरपंचों का आपने रोडों पर दिखाने का काम किया है। तो ऐसी जन विरोधी सरकार जो ऐसी जन विरोधी नीतियां लागू करती है, उनसे पीछा छुटवाने के लिए प्रदेश का यदि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने कोई ऐसा स्टेप लेना पड़ता है जिससे प्रदेश के लोगों को इनसे बचाया जा सके, तो सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो स्टेप ले सकती है अगर जरूरत पड़ी तो। वैसे मैं बता दूं जनावत साहब, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने बलबूते पर हरियाणा प्रदेश में 2024 में सरकार बनाने जा रही है। 24 फरवरी से हमारी परिवर्तन पद यात्रा शुरू हो रही है और उसके बाद देखना आपकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला ने निर्बाध रूप से 24 फरवरी से लेकर के 25 सितंबर तक की अपनी यात्रा निकाली है और इसका पीछे विशेष मकसद है। जहाँ सिंगार गांव से यात्रा शुरू हुई है, वहाँ कृष्ण जी ने अपना स्नान किया था और अपना श्रृंगार किया था, वहाँ कृष्ण जी के स्थान से शुरू होकर के और महाभारत के स्थान पर जाकर के खत्म इसलिए कर रहे हैं कि वहां से आपके खिलाफ पूरे प्रदेश में बिगुल बजाया जाएगा और जब तक आप हरियाणा प्रदेश से सत्ता से बाहर नहीं हो जाओगे तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं है। ठीक है, प्रदेश की जनता ने तो आपको बाहर नहीं। भूपेंद्र सिंह जी, मेरे 2 सवाल हैं आपसे छोटे छोटे। ठीक है भाई, ठीक है रेड्डू साहब, आता हूँ। भूपेंद्र जी भाई, एक तो आपको ये लग रहा है कि विपक्षी जो है एकजुट हो रहे हैं, दूसरा ये कि अगर मान लीजिए खिचड़ी पक भी जाती है तो आपके लिए कितनी परेशानी है? नहीं, देखिए, पहली बात तो खिचड़ी नहीं पकती इनकी, क्योंकि जब ये जेल के अंदर गए थे तो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि ये कांग्रेस की साजिश है, कांग्रेस ने, हुड्डा साहब ने हमको अंदर कराने का काम किया है। अब पता नहीं किस स्वार्थवश अब वो बयान दे रहे हैं कि हमारे को तो कांग्रेस से भी परहेज नहीं है, लेकिन जितना तो परिस्थितियां बदली हो सकती है ना, तो खिचड़ी पक भी सकती है। नहीं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। जितने ये इकट्ठे होंगे उतने हम मजबूत। आज ये लग रहा है, भैया रेड्डू साहब सुनिए, आप रेड्डू साहब सुनिए, देखिए जिसके खिलाफ सब लोग इकट्ठे होते हैं इसका मतलब वो बहुत ताकतवर होता है और इनका कुछ भी नहीं है। ये तो वो कहते हैं ना, ये लोकदल प्लस कांग्रेस माइनस इज इक्वल टू 0। चौटाला साहब भी कहते थे मैं कहता हूँ, मैं गणित का जानकार नहीं हूँ, जरा फॉर्मूला ठीक से चलाइए जो भी है। मैं कहता हूँ जब ये कहते थे 0 + 0 इज इक्वल टू 0, हाँ ये ठीक, लोकदल प्लस कांग्रेस इज इक्वल टू 0, ये चाहे इकट्ठे हो जाए चाहे ना हो जाए इनका कुछ नहीं बचा और इनसे लोगों ने नफरत हो गई है। और वो जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की हैं, सारे देश के लोग, हरियाणा प्रदेश के लोग आज आकर्षित हो रहे हैं और इनका सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाएगा। जैसे इनकी एक सीट आई थी
मैं तो कहता हूँ भगवान इनकी एक सीट तो दे दे, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो एक सीट भी इनकी नहीं आएगी। और मैं आता हूँ आपके पास। केवल ढींगरा जी, आवाज आ रही है आपको? और कांग्रेस की भी जो है 2.5 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे ये लोग। चलिए ढींगरा साहब, अगर आपको आवाज मिल रही है तो मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या विपक्ष एकजुट हो रहा है हरियाणा में? नहीं, देखिए कांग्रेस जो है उसकी फाइट बीजेपी के साथ है सीधी। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस बार जो है बीजेपी का सुपड़ा साफ है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा की जनता का बुरा हाल आज चिंगार निकालने का, अंत्योदय में जो लास्ट व्यक्ति है उसकी चिंगार निकालने का काम इस बीजेपी की सरकार ने किया है। और ये पहले भी 75 पार के नारे दे रहे थे, आपको याद होगा, और 75 पार से 40 पे पहुंच गए थे। अब 40 से ये 2.5 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। इनकी हालात 15 पे पहुंच गए थे। इनके पीछे लोग पड़े हुए हैं, इनकी छुट्टी तय करने के लिए लोग लगे हुए हैं। एक गांव में, वो कह रहे हैं आप भी 15 पर पहुंच गए थे, कहीं शहर में नहीं घुस सकते। इनकी हालात बड़ी खराब है। अगर मुख्यमंत्री जी किसी कॉलेज के प्रोग्राम में भी जाते हैं तो वहां पे जिन बच्चों को आगे बात करनी होती है वही इनको खट्टर सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। मेरे सवाल का जवाब तो वहां पे ही मुश्किल हो जाती है। विपक्ष एकजुट हो रहा है क्या? जी, विपक्ष एकजुट हो रहा है क्या? नहीं, विपक्ष तो कांग्रेस ही विपक्ष है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, हमारी जो है आपकी 31 सीट आई थी, अब हमारी 70 से ऊपर सीट आएगी। 31 से हमारी बीजेपी से सीधी फाइट है, ये 2.5 का आंकड़ा नहीं पार करने देंगे इनको। जिस हिसाब से इन्होंने 70 आप ले जाएंगे तो फिर इनेलो वाले कहाँ जाएंगे? इनेलो वाले अपना काम करेंगे, हम अपना काम करते हैं। विजेंद्र जी, देखिए वरुण जी, ये तो एक बात तो तय है कि भाजपा तो गई हरियाणा प्रदेश से, ये तो गए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से ये नीतियां लागू कर रही हैं, उन सारी नीतियों से पूरा प्रदेश ही परेशान है। किसान है, व्यापारी है, पंचायत प्रतिनिधि है और कर्मचारियों के ऊपर भी जिस प्रकार से कल लठ बरसाने का काम किया गया है। ठीक है, दो पुलिस वालों ने एक कर्मचारी को किस तरीके से दोनों हाथों से डंडे मार के वहां से लगाने का काम किया। कर्मचारियों की भी विरोधी सरकार है, तो ये तो चले जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि 2024 में हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सरकार बनाएगी। यदि, मैं फिर दोहराता हूँ, केवल जी से कुछ भी कहते रहे, मैं इनकी बात पर नहीं जाऊंगा। हो सकता है ये अपने सीनियर लीडर के साथ बैठ करके बात करते हुए मीडिया चीफ इनकी बात हुई होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि हरियाणा प्रदेश में किसी प्रकार से कोई ऐसा रीजन होता है कि ये मतलब जरूरत पड़ती है किसी पार्टी की, तो हम उसका सहयोग लेकर के भी इनको प्रदेश से निकालने का काम करेंगे। जिस प्रकार से बीजेपी ने और भाजपा ने एक दूसरे के दूर विरोधी होकर के चुनाव लड़ने का काम किया था, एक दूसरे को यमुना पार भेजने का काम किया था, लेकिन फिर भी इन्होंने देश को, प्रदेश को लूटने के लिए हाथ मिलाने का काम किया और प्रदेश को जी भर करके 10 साल तक लूटने का काम किया है। इस लूट खसोट को बचाने के लिए यदि किसी प्रकार की सरकार बनाने में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की कोई कमी भी रहती है, तो हम पार्टी दूसरी पार्टी से हाथ मिला करके हरियाणा प्रदेश से इस सरकार को जरूर बचाने के लिए काम करेंगे, जरूर बचाएंगे। क्योंकि आज देखिए सबसे बड़ी शर्मनाक हमारी बात ये प्रदेश के लिए है, इस प्रदेश में बजट जो हमारा लोन है प्रदेश के ऊपर, उसको कम करने की बजाय बढ़ा रहे हैं। मैं बजट पर आना चाहूंगा। इस पर तो पहले चर्चा हुई है रेणु साहब, हमने की थी ना चर्चा। हाँ। जी, मैं एक बार जवाब ले लूं गहलावत साहब से, जितनी बातें हैं फिर ढींगरा मैं आता हूं फिर। जी गहलावत साहब, देखिए, आपने एक सवाल किया कि विपक्ष इकट्ठा हो रहा है। एक मिसाल दी जाती है कि जो ऊंट होता है उसको रेल में चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। जितना मुश्किल ऊंट को रेल में चढ़ाना होता है, उतना ही इनको एक पालड़े में। मैंने तो मिसाल ही पहली बार सुनी है। देखिए, बताइए, मैं ये कहता हूँ, देखिए, कोई पालड़े में मेंढकों को रोका जा सकता है? ये तो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, ये तो तड़प रहे हैं कि किसी तरह से हमारे को सत्ता मिल जाए। ढींगरा साहब ने कहा कि हमारी 31 आई। अरे 31 से 29 पे तो तुम बगैर चुनाव हो आ गए, और जब तक चुनाव होगा मेरे ख्याल से 23-24 पर आ जाओगे, और चुनाव होगा तो 2.5 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाओगे। और मैं ये कहता हूँ, जो अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, भाई आज मैं देख रहा था नीतीश कुमार ने भी कह दिया, अब कहते हैं थर्ड फ्रंट की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि विपक्ष अच्छा होगा, कभी कहते हैं हम थर्ड फ्रंट बनाएंगे। इनका ये कुछ नहीं है, इनको तो सिर्फ ये लग रहा है कि किसी तरह से
हमारे को सत्ता मिल जाए। कोई वसूल नहीं है इनके, और कोई नीति नहीं, कोई नियत नहीं, ना इनका कोई नेता। ये तो कहते हैं नेता भी हम बाद में देख लेंगे। इनको तो सिर्फ मलाई इनके मुंह से निकल गई और ये बहुत तड़फड़ा रहे हैं उसके लिए, और इनके पास ना कुछ भी नहीं बचा। और मैं ये कहता हूँ तो इनका सुपड़ा बिल्कुल साफ हो जाएगा, और हम तो चाहते हैं कि अपोजिशन थोड़ी बहुत मजबूत रहे। और मैं एक और भी बात बता देता हूँ ढींगरा साहब को, अगर ये लोकदल ना टूटता रहे साहब तो इनकी 5 खिंचानी थी। ये भी तुम्हारी गलती से हुआ है। अगर झगड़ा ना करते तो कांग्रेस की 5 सीट आती। ये तुम्हारा जो वोट बैंक था थोड़ा बहुत इनकी तरफ चला गया, इनको सांस आ गया, लेकिन अब तुम भी पूरी तरह से खत्म हो गए हो। आपका भी कुछ नहीं है। चलिए सर, समय इतना तो 30 सेकंड और में नहीं ठीक है। गलाव साहब, ढींगरा साहब 30 सेकंड में मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। सत्र कैसे चलेगा? सत्र तो चलेगा। ढींगरा साहब से पूछ रहा हूँ, ढींगरा साहब IRS है धीरज, उसके घर पे विजिलेंस की रेड होती है और कई करोड़ रुपए मिलते हैं। आप ये देखिए कि वो करोड़ों रुपया किसका है, वो करोड़ों रुपया को IRS कैसे ले रहा था, किस तरीके से ले रहा था, और उसके जो JJP पार्टी है उनसे क्या संबंध है और क्या मामला है। बड़ा सारा काम है, अभी बड़े सारा खेल है जो बीजेपी खेल रही है। वो सारी चीजें ऑन ग्राउंड आ जाएंगी अभी थोड़े दिन में, तो ये भी सारी चीज चर्चा का विषय बनेगा। और ये जो बीजेपी है इसका लोग सुपड़ा साफ करेंगे, क्योंकि ये उनको फंसाने में लगे हुए हैं, 30 सेकंड ठीक है। विजेंद्र जी बस इतना बताइए, सत्र कैसे चलेगा? वरुण जी देखिए, सत्र तो राजतांत्रिक तरीके से चलेगा, राजतांत्रिक लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चलेगा, राजतांत्रिक तरीके से चलेगा। क्योंकि प्रदेश में आज लोकतंत्र की बात नहीं रही है, किसी की बात नहीं सुनी जाती। इनके पास बहुमत है और जिस प्रकार के लोग ही जो है ना इनकी मदद कर रहे हैं, इसलिए राजतांत्रिक तरीके से सत्र को चलाने का काम करेंगे। दूसरी बात ये मैं बता दूं, भूपेंद्र जी ने एक बात बड़ी स्पष्ट कही है कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में सीट नहीं पड़ती तो उसमें कोई शक नहीं, न भाजपा होती और न कांग्रेस होती। हरियाणा उन्होंने ये नहीं कहा भाजपा नहीं होती, उन्होंने बताया कांग्रेस की सीटें कम होती। अरे भाजपा भी नहीं होती, भाजपा भी मोई नहीं जाम लेती, यहाँ इनकी भी सरकार होती, इनेलो की सरकार। चलिए सर, कल बजट सत्र का दूसरा दिन होगा, तब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कल के विषय पर बात करेंगे। माफी चाहता हूँ विजेंद्र जी, समय इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।